तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज 11th केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं पहला चैप्टर और उसी का लेक्चर आज 14 है। ठीक है, आज लेक्चर 14 में हम बात करने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में, सार्थक अंक के बारे में। तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक टॉपिक है। खतरनाक टॉपिक मतलब कह सकते हैं कि ज़्यादा जल्दी से समझ में ना आने वाला टॉपिक है सार्थक अंक। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि धीरे धीरे वीडियोस को देखिएगा, जो भी पॉइंट बताऊंगा उसको समझते चलिएगा, तभी जाके टॉपिक कंसेप्ट आपको क्लियर होगा सिग्निफिकेंट फिगर्स का। ठीक है, क्योंकि भाई धीरे धीरे लेवल अप हो रहा है, समझ रहे हैं। धीरे धीरे हम लोग लेक्चर 14 अब समाप्ति के तौर पर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। कम से कम 3-4 लेक्चर और होंगे, इसके बाद ये पहला चैप्टर संपूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। आपसे एक ही निवेदन है कि अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो लेक्चर पहला से लेकर लेक्चर 13 तक जरूर देखें, ताकि आपका नोट्स एक प्रॉपर तैयार हो पाए और अच्छे से आप इसको तैयार कर पाओ। ठीक है, चैप्टर पहले को, क्योंकि मैं चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, तब चैप्टर इतना हाई जा रहा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में, सार्थक अंक के बारे में। सार्थक अंक होते क्या हैं? ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम परिभाषा के बारे में बात कर लेंगे सार्थक अंक की। जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे परिभाषा स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। इसकी डिफिनेशन है सार्थक अंक की कि किसी मापन के परिणाम को पूर्ण रूप से दर्शाने के लिए 0 से 9 तक के अंकों में से न्यूनतम संख्या में जिन अंकों का प्रयोग आवश्यक होता है उन अंकों को सार्थक अंक कहते हैं। सार्थक अंक का मतलब कि क्या कह रहा था कि यहाँ डिफिनेशन से कुछ आपको समझ में नहीं आने वाला है, तभी समझ में आ जाएगा आप लोगों को क्या कहना चाहता है। क्या कह रहा है कि किसी भी मापन के परिणाम को पूर्ण करने से दर्शाने के लिए, अच्छा कोई भी मापन है, जैसे अगर इस पेन की लंबाई में नापूँ तो मैं क्या यहाँ से लेके स्केल द्वारा अगर नापूंगा तो कहूँगा कि हाँ 5 मीटर कहूँगा, या 7 मीटर या 8 मीटर जो भी कहूँगा, तो वो मीटर जो मेजरमेंट हम करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है, वो मेजरमेंट 1 से लेकर 9 तक के ही बीच होगा। 1 से लेकर 9 तक के ही बीच की संख्याओं का मेजरमेंट किया जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि 9 के बाद 10 जाएंगे तो 10 के बाद 10 1 और 0 फिर शामिल हो जाएगा, 11 जाएंगे तो 1 1 फिर शामिल हो जाएगा। तो वही चीज़ कह रहा है कि किसी मापन के परिणाम को पूर्ण रूप से दर्शाने के लिए 0 से 9 तक, कहाँ से 0 से 9 तक अंकों की जो न्यूनतम संख्या का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, उन्हीं अंकों को हम क्या कहते हैं, सार्थक अंक कहते हैं। तो ये तो डिफिनेशन रहा आपका नोट्स वगैरह बनाने के लिए, ताकि आप अच्छे से नोट्स तैयार कर पाओ। या तो आप इसी डिफिनेशन को आप इस प्रकार भी व्यतीत कर सकते हैं कि किसी संख्या के उन अंकों, मतलब 0 से लेकर 9 तक को, जिनके द्वारा किसी भौतिक उसके यथार्थ मान तक व्यक्त करते हैं, सार्थक अंक या सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते हैं। वही चीज़ कि किसी भी मेजरमेंट को, किसी भी मापन को और कोई भी वस्तु नापते हैं तो वहाँ पे अगर हम 0 से लेकर 9 तक का प्रयोग यूज़ करते हैं, मतलब अंकों का यूज करते हैं उसकी वैल्यू मापने के लिए, तो वही आपका सार्थक अंक कहलाता है। बात खत्म। तो इतना प्यारा सा डिफिनेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ ना। तो यहाँ कुछ फैक्ट बातें रहेंगी, यहाँ पे थोड़ा आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये टॉपिक वैसे ही है, कुछ आपको यहाँ फैक्ट रहेंगे, लिखना पड़ेगा। जैसे पहला यहाँ पे है, इसको आप लोग लिखिए, नोट्स बनाइए। लिखा है कि ये वे अंक हैं जो 0 से लेकर 9 तक थे, वही बता रहा है कि ये वे अंक हैं जो किसी मापन की परिशुद्धता को व्यक्त करने के लिए आवश्यक होते हैं। भाई किसी भी मापन की परिशुद्धता को मापेंगे ना, जैसे ये पेन है तो पेन की मैं एक्यूरेट लंबाई नहीं नापूंगा और मैं कह दूंगा कि हाँ 3 मीटर, तो एक्यूरेट इसकी लंबाई 3 मीटर होगी। ठीक है, तो जो अंक 3 लिखा है, तो जो 3 इसके क्या हो रहा है, एक्यूरेट मतलब परिशुद्धता को व्यक्त करने के लिए बता रहा है कि ये पेन आखिर है तो 3 मीटर है। ठीक है, तो वो चीज़ लिखा है। दूसरा पॉइंट है कि सार्थक अंक की संख्या मापन के लिए प्रयुक्त उपकरण की परिशुद्धता पर निर्भर करती है। सार्थक अंकों की संख्या मापन के लिए प्रयुक्त उपकरण की परिशुद्धता पर निर्भर करती है। मतलब कि जो सार्थक अंकों की संख्या होती है, हमें बस मालूम चलना चाहिए स्केल कौन सा है। जितना अच्छा स्केल रहेगा उतना एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के देने वाला है सार्थक अंक। मतलब समझ रहे हैं, अगर मापन जितना भी आपका अच्छा रहेगा, समझ रहे हैं, उतना ही ज़्यादा एक्यूरेट वो नापेगा। ये नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि इतना बड़ा नापना है तो उपकरण में छोटा से ले लूँ तो खूब नापेगा ना। अगर इसको पेन को नापना है, छोटा सा उपकरण लेके इतना, फिर इतना जोड़ के नापूंगा तो भाई दिक्कत होने वाली है। तो अगर इस पेन को नापना है तो मैं अगर इतना बड़ा उपकरण का यूज करूँ, इससे अधिक बड़ा, तो मैं आसानी से इसको मेजरमेंट कर सकता हूँ और उतना ही ज़्यादा इसको परिशुद्धता वैल्यू मिलेगी, उतना एग्जैक्ट वैल्यू बता पाऊँगा कि इस पेन की लंबाई क्या है। और जितना छोटा स्केल का प्रयोग करूँगा तो समझिए उतना ही गड़बड़ होने वाला है। ये चीज़ कह रहा है वो। ठीक है, तीसरा पॉइंट नोट कीजिए क्या बोल रहा है कि यदि मापन के लिए प्रयुक्त स्केल उपकरण की परिशुद्धता अधिक है तो मापन में अनिश्चितता भी कम होगी। कह रहा है यदि मापन के लिए प्रयुक्त स्केल उपकरण की परिशुद्धता अधिक है, परिशुद्धता की अधिक मतलब कि अगर इस पेन की लंबाई को नापना था और मैंने इतना बड़ा, इससे ज़्यादा बड़ा ले लिया मैं उपकरण, ऐसे नापूंगा तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा मिस्टेक होगा, थोड़ा सा पॉइंट इधर उधर होगा। मतलब जितना बड़ा वस्तु है उतना ही ज़्यादा मेजरमेंट लिया जाए, मापन लिया जाए, स्केल लिया जाए तो बेहतर रहेगा, उतना ही एग्जैक्ट वैल्यू निकाल कर हमको देने वाला है। ठीक है, ये चीज़ कह रहा है।
फिर ये कह रहा है कि किसी संख्या का अंतिम अंक अनिश्चित होता है। किसी भी संख्या का अंतिम अंक क्या होता है? अनिश्चित होता है। यदि किसी संख्यात्मक माप को 1 to 5.47 m दर्शाते हैं तो उसमें 5 सार्थक अंक है अथवा अंतिम अंक 7 अनिश्चित है। इसका मतलब समझ रहे हैं क्या होता है? कोई भी संख्या जब हम व्यतीत करते हैं, जैसे 1 2 5 हुआ, 4 7 हुआ, तो देखिए सार्थक अंक का मतलब ये चीज़ होता है। कह रहा है कि इसमें 5 सार्थक अंक है। 5 क्या यहाँ पे सार्थक अंक है तथा अंतिम अंक 7 अनिश्चित है। जैसे 1 2 3 4 5 टोटल 5 है, तो टोटल 5 तो आपका सार्थक अंक हो गया। लेकिन लगभग में लिखने की बात करें इसको थोड़ा सा एग्जैक्ट में, तो इस 7 को हम क्या कर सकते हैं, छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1 to 5.4। कभी कभी ऐसा लिखते हैं, जैसा कि आप लोग भी जानते हैं, लास्ट के अंक को छोड़ना पड़ता है, उसको अनिश्चित बनाया जाता है कि लगभग इतना वैल्यू हो सकता है। लगभग आपका 1, जैसे इसे 2-3 प्रकार से लिखते हैं, आप लोग भी जानते हैं। जैसे 1 to 5.47 है ना, तो इसको 1.5.4, ये 7 से ज़्यादा है तो कभी कभी हम एक जोड़ देते हैं। कभी कभी हम क्या करते हैं, यहाँ से एक 46 ही रहने देख लेते हैं, तो 4 6 एक घटा देते हैं। कभी कभी ऐसा वैल्यू आपने देखा है, इसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे सार्थक अंक को। ठीक है, कि सार्थक अंक कभी कभी कम भी हो जाते हैं, सार्थक अंक कभी कभी लास्ट के बेसी बढ़ाने पड़ते हैं। तो रूल अभी मैं पढ़ाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कब एक जोड़ते हैं, कब एक घटाते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन लिखा था तो मैंने आप लोगों को बता दिया। अभी जस्ट रूल पढ़ेंगे हम लोग कि इसको कैसे घटाते हैं, किससे बढ़ाते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए कुछ पॉइंट्स लिखा हुआ है, यहाँ थोड़ा फट गया है। ठीक है, हाँ कुछ पॉइंट्स लिखा है, इसको ध्यान दीजिए। कह रहा है कि हम जल की किसी दी गई मात्रा का आयतन ज्ञात करने के लिए क्रमशः सिलेंडर तथा एक चिन्हांकित नली का उपयोग करते हैं। देखिए आप कुछ फिगर बनाया हुआ है जल को मेजर करने के लिए, जल को मापने के लिए। यहाँ पे सिलेंडर 3 प्रकार के मैंने बताया है, तीनों को अलग अलग प्रकार से नापा जाता है। उसी पानी को तीनों को अलग अलग तरह नापेंगे। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं 10 ml 20 ml, फिर उससे बड़ा लेंगे तो यहाँ पे 1 ml 2 ml 3 ml लिखा रहता है। उससे बड़ा लेंगे तो यहाँ पे ml इस प्रकार से दर्शाता है। तो अलग अलग यंत्र होता है किसी भी वस्तु को नापने के लिए। जैसे यहाँ मैं पानी को नाप रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए पानी 9 ml है। कितना पानी है? 9 ml है। यहाँ पे इस पानी को नापना हो तो 9.4 ml है। यहाँ पानी नापना हो तो 9.43 ml। मतलब इसका कहने का मतलब ये चीज़ जो फिगर में दिखा रहा हूँ, इसका कहने का मतलब ये चीज़ है कि किसी भी अगर आप चीज़ को नाप रहे हो, मेज़र कर रहे हो, तो सबके लिए अलग अलग इसके मात्रक आते हैं, सबके अलग। देखिए ये बीकर छोटा है, तो अगर बीकर छोटा है, चौड़ा है, तो पानी ज़्यादा इसका आयतन फैल जाएगा, तो इसको नापने में थोड़ा आसानी होगी। यहाँ बीकर पतला कर दिया तो पानी ज़्यादा ऊपर चढ़ेगा, तो इसमें जो इसकी इकाई होगी ml की वो अलग होगी। ठीक है, इसमें जो होगी अलग होगी। ठीक है, तो जितना अलग अलग आप लेंगे मापन, मतलब उसी प्रकार से अलग अलग इसके क्या आएंगे, अनिश्चितता वैल्यू आती रहेंगी। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो फिगर में बताएं आपको समझाने के लिए कि अलग अलग कैसे नाप सकते हैं। उसी चीज़ को यहाँ पे लिखा है। जैसे बीकर में जल का आयतन 9 ml प्राप्त होता है, जिसमें केवल एक सार्थक अंक है और वह अनिश्चित है। करा एक बीकर में, जैसे इसमें बीकर में जब हम नापे हैं इसको, तो यहाँ पे 9 ml आपका क्या प्राप्त हो रहा है, पानी, और अनिश्चितता 1 ml, मतलब कि टोटल 9.1 ml हो रहा है। तो हम चाहेंगे तो 9 ml कह सकते हैं, इसको 9.2 ml कह सकते हैं, लगभग मान सकते हैं। तो वही चीज़ लिखा है, तो मैं फिगर द्वारा बता दिया हमको। दूसरा लिखा है कि उसी जल का आयतन जब हम चिन्हांकित सिलेंडर से मापते हैं तो 9.4 ml प्राप्त होता है। इसमें अंतिम अंक 4 अनिश्चित है। कह रहा है कि जब उसी जल को हम इस बीकर में नापते हैं तो वही वैल्यू अब यहाँ पे 9.4 ml आने लगा। 9.4 ml का मतलब कि जितना इसका बड़ा होगा स्केल, उसमें थोड़ा सा चेंजिंग आएगा। इसमें थोड़ा सा वैल्यू कम होगा तो उसमें नापेंगे तो थोड़ा सा वैल्यू आपका बेसी होगा। जैसे यहाँ पे 9 ml था, यहाँ पे 9.4 ml हो गया। जैसे ही उपकरण मैंने चेंज किया, इसकी इकाई कुछ अलग होगी, ये इजेक्ट कुछ वैल्यू अलग अपना निकाल के देगा। ठीक है, इसी प्रकार तब इसी पानी को तब इसमें नापूंगा तो 9.40 ml हो जाएगा। मतलब कुछ अलग और एक्स्ट्रा वैल्यू दे देगी वो, अपनी इकाई के अनुसार, अपना स्केल के द्वारा कुछ अलग वैल्यू दे देगी। तो जितना अलग अलग डिफरेंस के स्केल होंगे उतना डिफरेंस के अलग अलग वैल्यू आ सकती हैं। तो वही चीज़ लिखा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि उसी जल का आयतन जब हम चिन्हांकित सिलेंडर से मापते हैं तो 9.4 ml प्राप्त होता है। इसमें अंतिम अंक क्या है, 4 अनिश्चित है। ठीक है, इसी प्रकार मेरे प्यारे विद्यार्थियों तीसरा है उसी में कि उसी जल को जब हम बड़ा वाला आयतन में चिन्हांकित सिलेंडर से मापते हैं तो उसमें 9.4 ml प्राप्त होता है, जैसे अभी मैंने दिखाया हूँ। उसमें अंतिम अंक क्या है, 3 अनिश्चित हैं। मतलब कि जितना बड़ा हो सकता है उतना अधिक अंक। जैसे छोटा मैंने नापा तो 9.40 आ गया ml,
तो इसमें हम 0 को छोड़ देंगे, मतलब एक यहाँ पे अनिश्चित अंक हो गया। उससे बड़ा नापेंगे तो अगर यहाँ पे इतना आ गया तो हम इसको 2 अंक छोड़ के इसको अनिश्चित अंक बनाएंगे, और उससे बड़ा मैंने नापा उपकरण से तो इतना आ गया, तो यहाँ पे 3 अनिश्चित अंक है, तीनों को छोड़ के इतना वैल्यू लेंगे। तो जितना बड़ा लेंगे उतना ही ज़्यादा अनिश्चित अंक ज़्यादा आएगा, उसको छोड़ना पड़ेगा। और एग्जैक्ट वैल्यू के लिए देखें 9.4 आ गया ना, तो यहाँ पे एक हटाना पड़ा है, यहाँ पे 2 अनिश्चित अंक हटाना पड़ा है, यहाँ पे 3 अनिश्चित अंक हटाना पड़ा है 9.4 बनाने के लिए। तो इसी पर अलग अलग उपकरण होते हैं, अलग अलग वैल्यू देता है, तो जितना बड़ा उपकरण होगा उतना अधिक अनिश्चित वैल्यू देगा, उसको हटाना पड़ता है। ठीक है, तो ये वही चीज़ है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसे वही चीज़ तो लिखा हूँ। 9.4 ml में एक सार्थक था, 9.4 ml में वही चीज़ देखिए, 9.4 लाने में 2 असार्थक अंकों को हटाना पड़ा, 9.4 लाने में हमें यहाँ पे 3 सार्थक अंकों को हटाना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, आई होप आपको धीरे धीरे क्लियर हो रही होंगी। ये नियम जल्दी समझ में नहीं आता है, लेकिन फिलहाल धीरे धीरे आप समझेंगे ना तो सारी चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पॉइंट यहाँ तक क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है सार्थक अंकों की संख्या दर्शाने के लिए नियम, रूल फॉर काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। सार्थक अंकों की संख्या दर्शाने के लिए कुछ नियम दिए हुए हैं, उनको हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि देख पा रहे हैं, पहला नियम क्या है कि किसी संख्या के आरंभ में दिए गए शून्यकों को छोड़कर सभी अंक सार्थक होते हैं। किसी संख्या के आरंभ में, किसी भी संख्या के अगर आरंभ में अगर शून्य कहा जाता है तो शून्य को छोड़कर सभी अंक क्या कहलाते हैं? सार्थक कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिखा है कि 0.125 में 3 सार्थक अंक हैं, तो देखिए 0.125 पे कितने अंक है? 3 सार्थक अंक है। ठीक है, 1 2 3 सार्थक अंक है। लेकिन अगर इसी को देखिए पॉइंट के बाद 0 आ गया ना तो इसको काउंट नहीं कर देंगे सार्थक अंक में, इसको हटा देंगे। लेकिन यहाँ पे कितने सार्थक अंक हैं? तो देखिए मेरे प्यारे, पॉइंट के बाद इधर आए, इसको भी नहीं काउंट करेंगे। किसी भी संख्या के आगे यहाँ पॉइंट है, इसको भी नहीं काउंट करेंगे। मतलब टोटल कितने सार्थक अंक हो जाएंगे? 2 सार्थक अंक हो जाएंगे। तो 2 सार्थक अंक किसमें हो गया? 3 सार्थक अंक इसमें। पॉइंट की पहले रहेगा तभी भी नहीं काउंट करेंगे, पॉइंट की पहले है तो इसको नहीं काउंट करेंगे। लेकिन 2 संख्याओं के बाद पहले भी है, इसका कुछ अंक नहीं, इसको भी काउंट नहीं करेंगे। तो 2 सार्थक अंक हो गया। तो इस प्रकार चेक करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो पहला पॉइंट था। दूसरा देखिए, दूसरा नियम क्या कहता है कि 2 अंकों के मध्य स्थित शून्य सार्थक अंक होते हैं। 2 अंकों के जो मध्य अगर कोई शून्य आ जाएगा तो सार्थक अंक में काउंट होता है। जैसे 8.205, तो देखिए 2 अंकों के बीच ना आया है 0, तो इसको काउंट किया जाएगा। टोटल सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 हो जाएंगे। क्लियर। इसी तरह देखिए यहाँ पे कितने सार्थक अंक आ जाएंगे? तो देखिए यहाँ पे अब आ गया अंक 8 आ गया। 8 के बाद तब जाके यहाँ पे 10 आया, तो ये भी गिनाएगा। तो 1 2 3 4 5 सार्थक अंक। ये नहीं कि यहाँ पे अगर 0 रहता ना तब यहाँ पे सिर्फ 2 सार्थक अंक होता है, लेकिन यहाँ पे 8 है, 8 के बाद की संख्याओं के बाद आया है तो इसको काउंट करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसी प्रकार तीसरा देखिए, तीसरा नियम कह रहा है कि किसी संख्या के दाईं ओर स्थित सभी शून्य सार्थक होते हैं। किसी भी अगर दशमलव के बाद अगर आ जाता है शून्य तो सार्थक अंक में काउंट होगा। जैसे 845.00, तो ये पॉइंट के बाद आया ना, सार्थक अंक काउंट होगा। 1 2 3 4 5 6, मतलब कितने सार्थक अंक हो गए? 6 हो गया। तो यहाँ पर कुछ नियम, तीसरा नियम समझ में आ गया। चौथा नियम क्या है? वैज्ञानिक अंकन घातीय अंकनों। जैसे इस प्रकार के देखें आप लोग 6.022 × 10⁻23, इसे बोलते हैं हम लोग वैज्ञानिक अंकन या घातीय अंकन बोलते हैं। तो घातीय अंकन में जब हम सार्थक अंकों को गणना करते हैं तो जो घात वाला होता है इसको छोड़कर सिर्फ इसका गणना करते हैं कि यह सब सार्थक अंक कहलाता है। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए लिखा है कि वैज्ञानिक अंकन या घातीय अंकनों में संख्यात्मक भाग सार्थक अंकों की संख्या दर्शाता है। संख्यात्मक भाग क्या करता है? सार्थक अंकों की संख्या दर्शाता है। प्रत्येक संख्या को n × 10⁻n, मतलब जिस प्रकार लिखा हूँ वही चीज़ तो लिखा हूँ, नंबर × 10⁻ नंबर रूप में दर्शाया जाता है। मतलब इस रूप में दर्शा सकते हैं जहाँ n जो है, घात जो है, एक घातांक है जिसका धनात्मक और ऋणात्मक मान होता है, तथा n शून्य को छोड़कर वह एकल संख्या है जिसके बाएं तरफ दशमलव बिंदु लगा हो। तो उसी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है कि जो n है ना, यह धनात्मक भी हो सकता है, जैसे 10⁻−5, 10⁸ धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमको फ़र्क सिर्फ इससे n से मतलब है। ठीक है, ये चीज़ कह रहा है। अभी हम देखेंगे उस चीज़ों को, लेकिन फिलहाल रूल आप पढ़ते रहिए। 5वां रूल नोट कीजिए। 5वां रूल है कि घातीय अंकन बहुत बड़ी तथा बहुत छोटी संख्याओं को व्यक्त करने में उपयोगी है। जो घातीय अंक होता है, जो अभी मैंने घात अंक बताया, वो बहुत ही चाहेंगे तो बहुत बड़ी संख्या तथा बहुत ही छोटी संख्याओं को व्यक्त करने में उपयोगी है। मान लो कोई संख्या, देखिए यहाँ पर लिखा है, मान लो कोई संख्या 0.02245 है, तो उसे वैज्ञानिक अंकन की विधि में कैसे लिख देंगे? इसे हम क्या करेंगे? इस दशमलव को यहाँ पर ला देंगे तो हो जाएगा 4.5। अरे 4.5 हो गया, यहाँ तब आएगा तो 4.5 होगा। और कितना? 1 2 3 4 5, 0 के बाद आया तो हो जाएगा 10⁻⁻
5 हो जाएगा। सिंपल इसको इतना लिखा जाएगा। इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? सिर्फ 2 होगी, क्योंकि मैंने बताया था इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इससे 1 और 2 होगी। एवोगैड्रो संख्या आप लोग जानते हैं कितना होता है, 6.023 इंटू 10 पे पावर 23। इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी, क्योंकि 10 पे पावर 23 से मतलब कुछ है नहीं, मुझे बस इतना देखना है, 1 2 3 4 4 सार्थक होंगे। तो जब भी अगर इस प्रकार का आया पूछे सार्थक अंक, तो पावर वाली चीज़ों को छोड़ देते हैं, सिर्फ जो इसके बगल में रहती हैं एन जो वैल्यू होता है उसको ही लेते हैं, बस ये कहने का मतलब है। समझ में आ रहा है? लिखा है कि यह ध्यान में रखने योग्य है कि सार्थक अंकों में दशमलव बिंदु की गिनती नहीं की जाती है। सार्थक अंकों में दशमलव बिंदु कहाँ गिनती की जाती है? नहीं गिनती की जाती है, आप लोग भी जानते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 0.00, इसको तो इसको हम कई प्रकार से लिख सकते हैं। मैं चाहूँगा दशमलव को यहाँ पे ला दूंगा तो 4.5 गुणे 10 पे पावर -5 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं चाहूँगा तो 4.50, इस 5 के आगे अगर मैं जितना भी जीरो बढ़ाऊँ तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 5 के बाद जीरो बढ़ाऊँगा तो वैल्यू कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ भी चाहूँगा 5 के बाद 2 जीरो बढ़ा दिया हूँ तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं आने वाला है। तो ये चीज़ करा, इसको अलग अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ मैंने इसको क्या लिखा, 4.5 गुणे 10 पे पावर -5। अगर इस दशमलव को मैं यहाँ पे लगा दूँ तो हो जाएगा 0.45 गुणे 10 पे पावर -4। जैसे इधर बढ़ेंगे घात घटता रहेगा। तो इसे सिर्फ मैं 45 लिखूँ तो 45 गुणे 10 पे पावर कितना हो जाएगा? 6, क्योंकि दशमलव को मैंने डका के सिर्फ यहाँ ला दिया है, ठीक है। तो जैसे जैसे इसको चेंज कर देंगे वैल्यू भी वैसे चेंज होता रहता है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। सिंपल वे में आप समझ जाएंगे, ये छोटा छोटा कैलकुलेशन है, ठीक है, सार्थक अंकों का। देखिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, इसमें लिखा है कि वैज्ञानिक अंकन पद्धति, ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन सिस्टम। वैज्ञानिक अंकन पद्धति क्या होता है आइए जानते हैं। तो लिखा है इसमें मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि वैज्ञानिक अंकन पद्धति में संख्याओं को उनके 10 की घात के रूप में लिखा जाता है तथा इस प्रकार उनके सार्थक अंकों को निश्चित कर दिया जाता है। मतलब वैज्ञानिक अंकन पद्धति में अगर किसी अंक को लिखना है तो हम 10 की पावर के रूप में लिखते हैं और इस प्रकार उनके सार्थक अंकों को हम निश्चित काउंट करते हैं कि कितने सार्थक अंक हैं, ठीक है। उसी को वैज्ञानिक अंकन पद्धति बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल से क्लियर हो ही जाएगा। जैसे एग्जाम्पल है कि माना 8000 एक संदिग्ध संख्या है, उसके सार्थक अंकों की संख्या 3 निश्चित करना है। मतलब 3 निश्चित करके उसे 4 प्रकार से दर्शाया जा सकता है। देखिए जैसे 8000 है ना, तो 8000 को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं 800 गुणे 10 पे पावर 1, बिल्कुल लिख सकते हैं। चाहे इसको नहीं लिख सकते हैं 80 गुणे 10 पे पावर 2। जैसे इधर बढ़ेंगे घात बढ़ता जाएगा। अब 8 लिखना पड़ेगा तो 8 गुणे 10 पे पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पे 0.800 लिखेंगे तो 10 पे पावर 4 होगा। तो 8000 को जो है उसको मैं कई पद्धतियों मतलब 10 की घात में कई प्रकार से दर्शा दिया। एक तो 10 पे पावर 1 घात लेके इसको ऐसे बना दिया, 10 पे पावर 2 घात लेके इसको ऐसे बना दिया, 10 पे पावर 3 घात लेके मैंने ऐसे ही बना दिया, 10 पे पावर 4 घात लेके ऐसे। तो ये सारी चीज़ें 10 पे पावर 5 घात लेना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 0.080 ऐसे होने लगेगा 10 पे पावर 5, मतलब बढ़ते रहेगा वैल्यू। तो वही चीज़ का उसी को वैज्ञानिक अंकन पद्धति कहते हैं, जिसे 10 की पावर में लिख सकें, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि ये सभी व्यंजक वैज्ञानिक अंकन विधि के अनुसार है जिनमें व्यंजन 3 सर्वाधिक उपयुक्त है। मतलब इसको ज़्यादा वैल्यू दिया गया, मतलब इस प्रकार से ज़्यादातर लिखा जाता है, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, सिंपल वे है, सारी चीज़ें आप आसानी से इसको समझ पाओगे। चलिए इसके बाद रूल पढ़ते हैं हम लोग। क्या पढ़ेंगे? रूल। अलग अलग रूल है, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। अलग अलग रूल है सार्थक अंक ज्ञात करने का, तो सारे रूल पढ़ लेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिए रूल क्या है। पहला रूल कि वैज्ञानिक अंकन विधि में, अभी जो हम लोग पढ़े हैं कि वैज्ञानिक अंकन विधि में किसी संख्या को 1 से 10 के बीच किसी खंड के रूप में लिखा जाता है जिसे 10 से गुणा करके 10 पर कोई उपयुक्त घात लगाया जाता है। यह उपयुक्त घात बड़ी संख्याओं को लिए धनात्मक तथा छोटी ऋणात्मक हो सकता है। तो वही चीज़ तो बोला, हमसे क्या ज़्यादा बोल रहा है। 5000 है, 5000 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5.0, मतलब कि अगर 1 2 3 दशमलव यहाँ लगाऊँ तो कितना 1 2 3 0 है ना, तो 10 पे पावर 3 0 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 48000 है तो अगर मैं 4.8 लिखूँ तो 1 2 3 दशमलव के यहाँ पे मिले गया हूँ 4 अंक को, तो 10 पे पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे 0.0028 है, इसको मैंने क्या लिखा 2.8, मतलब ये दशमलव उठा के मैंने यहाँ लिया दिया, तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 अंक। देखिए अगर दशमलव मेरे प्यारे विद्यार्थियों पीछे से आगे जा रहा है तो वो प्लस में रहेगा, लेकिन आगे से पीछे आ रहा है तो समझिए माइनस में। देखिए यहाँ पे सभी दशमलव देख रहे हैं आप लोग, ठीक है। इसको मैंने सिर्फ पीछे से आगे ले गया है, ये आगे से पीछे आया है,
तो 1 2 3 4 पॉइंट, तो 10 पे -4 हो जाएगा। तो संख्याएं जो 10 पे पावर होती हैं धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती हैं। बस आपको ये बात करना पड़ेगा कि संख्या किस प्रकार जा रही हैं। जैसे 1 मोल में कणों की संख्या कितनी होती है, इतनी होती है, इलेक्ट्रॉनों की सहित इतनी होती है। तो इससे कोई फर्क पड़े तो आपको वैल्यू दिया है कि 1 मोल में कणों की संख्या कितनी होती है, इतनी होती है, और इलेक्ट्रॉन सहित कितने होते हैं, तो इतने होते हैं। तो ये पहला नियम कह रहा है कि कोई भी अगर वैज्ञानिक अंकन विधि से हम क्या कर सकते हैं, 1 से 10 के बीच की संख्या के खंड के रूप में लिख सकते हैं और उसके 10 से गुणा करके 10 पर कोई उपयुक्त घात लगा सकते हैं इस तरह। ठीक है, ये मेरे प्यारे विद्यार्थी बताने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है सार्थक अंकों के साथ गणना करना, कैलकुलेशन विथ सिग्निफिकेंस फिगर, राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ मतलब समझते हैं, अभी समझ में आ जाएगा राउंडिंग ऑफ क्या होता है। लिखा है कि इन गणना में उपयोग में लाए जाने वाले मानों को उत्तर में वांछित सार्थक अंकों की संख्या से एक अधिक अंक मतलब राउंड ऑफ करते हैं। चलिए अभी समझ में आएगा राउंड ऑफ मतलब क्या। राउंड ऑफ मतलब एक संख्या को बढ़ाना। ठीक है, उसके पश्चात सदैव की भांति ही गणितीय क्रिया की जाती है। आवश्यक अंकों का सार्थक अंक प्राप्त करने के लिए अंकों को सीमित करने के लिए निम्नलिखित नियम होते हैं। तो ये सब आप नोट्स बना लीजिएगा लिखने के लिए। लेकिन समझिए यहाँ पे तो क्या लिखा बोला है, कह रहा है कि आखिरी अंक अपरिवर्तित रहता है यदि उसके बाद का अंक 5 से कम हो। देखिए अभी रूल नंबर पहला यहाँ से आ जाइए। आखिरी अंक हम अपरिवर्तित कर देंगे यदि उसके बाद का अंक अगर 5 से कम हो। देखिए जैसे यहाँ अभी एग्जाम्पल में लिखा हूँ कि 103.523, लास्ट अंक यहाँ पे क्या है, 3 है। लास्ट अंक क्या है यहाँ पे, 3 है। तो यहाँ अगर मैं 3 को छोड़ दूंगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 3 को अगर छोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, 10 पे और 103.5 और 2 हो जाएगा, 5 और 2। तो यहाँ पे मैं मान में कुछ परिवर्तन नहीं किया हूँ। ठीक है, मान में मैं परिवर्तन नहीं किया हूँ क्योंकि अब 5 से क्या है, छोटा। 5 से अगर छोटा रहेगा तो एग्जैक्ट वैल्यू बस उतना लिख देंगे। जैसे 103.524 है ना, तो इस 4 को अगर मैं छोड़ा हूँ तो 5 जो है 5 से छोटा ना है 4, तो हम वैल्यू में कुछ परिवर्तन नहीं करेंगे, सिर्फ इतना लिख देंगे। देखिए वही चीज़ तो लिखा है 4 को छोड़ने पर। जैसे यहाँ पे इसको भी मैं कोई वैल्यू परिवर्तन नहीं करूँगा क्योंकि मैं 2 को छोड़ रहा हूँ, 2 5 से कम है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पे मेरे प्यारे विद्यार्थियों 5 से ये बड़ा हो गया 6, तब 5 से बड़ा हो जाता है तो 1 जोड़ देते हैं, तो ये 2 जो है वो 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। और यह बेहतर आपको समझ में आएगा कब, जब हम रूल नंबर दूसरा इसमें पढ़ेंगे तब। रूल नंबर दूसरा यहाँ पे है कि आखिरी अंक में 1 बढ़ाएंगे यदि उसके बाद वाला अंक 5 से ज़्यादा हो। जैसे 52.3128 है, हम 8 को छोड़ने वाले हैं, 8 को छोड़ रहे हैं लेकिन 8 5 से ज़्यादा है, तो इस 2 जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार अगर ये 5 से छोटा रहता तो हम कुछ परिवर्तित नहीं करते, चुपचाप इसको लिख देते हैं। लेकिन 5 से ज़्यादा होगा तो एक ऐड करना पड़ेगा, ये रूल आप जान लीजिए। ठीक है, इसी प्रकार तीसरा रूल है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि यदि आखिरी अंक 5 है तो अंतिम अंक अपरिवर्तित रहेगा। जब 5 के पहले की संख्या सम हो तो 1 बढ़ाते, यदि विषम हो तो यदि एक विषम हो। ठीक है, इसका कहने का मतलब एक चीज़ है कि आखिरी अंक अगर किसी भी नंबर का 5 है, तो आखिरी अंक अगर किसी भी नंबर का 5 है, अगर उसके पहले सम आ जाएगा तब तो भाई वो संख्या में कुछ परिवर्तन नहीं करेंगे, लेकिन उसके पहले विषम आ गया तो 1 जोड़ देंगे, ये रूल कह रहा है। जैसे यहाँ पे 53.235 है ना, तो देखिए लास्ट संख्या 5 आ गया, इस 5 को मैं जा रहा हूँ हटाने, लेकिन हटाने के पहले देखूंगा कि 5 की पहले कौन सी संख्या है, विषम। तो 5 की संख्या पहले विषम संख्या आ गया ना, तो 1 जोड़ना पड़ेगा, तो ये संख्या हो जाएगा 53.24, क्योंकि 5 के पहले आ गया विषम। अगर वही संख्या देखिए 53.245 है, तो 5 को मैं हटाने जा रहा हूँ, तो 5 को हटाने जा रहा हूँ, लेकिन 5 के पहले सम संख्या है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, जैसे वैसे उतार देंगे। तो रूल क्लियर होगा ना कि किसी भी संख्या का लास्ट अंक अगर 5 है, अगर 5 के पहले विषम संख्या आ गया तो उसमें 1 जोड़ देते हैं। अगर 5 के पहले सम संख्या आ गया तो उसे कुछ नहीं करेंगे, जैसे है उसी तरह इसको क्या करेंगे, उतार देंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आइए अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए, सार्थक अंक संबंधित गणनाएं, कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग सिग्निफिकेंस फिगर। अब सार्थक अंक संबंधित घटनाएं क्या है, तो इतना बड़ा लिखा है, आप लोग नोट्स में लिख लीजिएगा, मैं पढ़ के जल्दी सुना देता हूँ फिर इसको समझा देता हूँ। क्या है कि विभिन्न संख्याओं के मध्य जोड़ने घटाने, मतलब अब हम उन संख्याओं के बीच देखेंगे नियम कि जोड़ने घटाने पर सार्थक अंक कैसे चेंज होते हैं। तो विभिन्न संख्याओं के मध्य जोड़ने घटाने, गुणा करने तथा भाग देने की क्रिया की जाती है, परंतु अलग अलग संख्याओं के मापन की परिशुद्धता अलग अलग होती हैं। ऐसी स्थिति में अंतिम परिणाम की परिशुद्धता सबसे कम परिशुद्धता वाले अंक की परिशुद्धता से किसी भी प्रकार अधिक नहीं हो सकती।
ऐसी गणितीय क्रियाओं में सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित 2 नियम है। कितना नियम? 2 नियम है। तो ये चीज़ तो आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, नोट्स बनाने के लिए। इसमें क्या समझाना है? अब चलिए रूल की तरफ बढ़ेंगे तो सारी चीज़ें हम लोग पकड़ेंगे कि क्या चीज़ कह रहा है। तो चलिए रूल की तरफ हम बढ़ेंगे। रूल नंबर पहला आ गया, नियम पहला। नियम पहला क्या कह रहा है कि जोड़ने और घटाने की क्रिया में, किसकी क्रिया में? जोड़ने और घटाने की क्रिया में उत्तर में दशमलव के बाद के अंकों की संख्या उतनी ही रखी जाती है जितनी उस पद में है जिसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या सबसे कम है। अंकों को सीमित करने के लिए सार्थक अंकों के बाद के अंकों को छोड़ दिया जाता है। इसका कहने का मतलब ये चीज़ है, कह रहा है कि यदि छोड़ा गया पहला अंक 5 या 5 से अधिक है तो उसे रखे जाने वाले अंतिम अंक में 1 बढ़ा दिया जाता है। मतलब कहने को जितना आप पढ़ें उसका कहने का मतलब ये कई तोड़े है, क्या है वो समझिए। जैसे यहाँ पे एक संख्या लिखा है ना 24.312 और कह रहा है इसमें हमको जोड़ना है 8.213 को। तो जोड़ना तो पहले जोड़िए तो क्या हो जाएगा? ये 9 3 2 5, फिर हो जाएगा 2, फिर 3 2 5, 8 4 12 को 2 और 2 1 3, इतना हो गया। अब इसका रियल वैल्यू हमको ज्ञात करने के लिए सार्थक अंक में करना हमें पड़ेगा कि इस 9 को हम क्या करेंगे? छोड़ेंगे। 9 को छोड़ेंगे तो हो जाएगा 32.525, 32.525 आ गया। और यहाँ पे लिखा है कि यदि छोड़ा गया पहला अंक 5 या 5 से अधिक है तो रखे जाने वाले अंतिम अंक में 1 बढ़ा दिया जाता है। तो देखिए जो छोड़े हम 9 हमने छोड़ा है तो 9 5 से तो अधिक है, तो 5 से अधिक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो उससे पहले वाला जो अंक 5 है उसमें 1 जोड़ जाएगा तो हो जाएगा 32.526। ये हो जाएगा इसका रियल आंसर। क्या हो जाएगा? रियल आंसर हो जाएगा। तो सिंपल है, करना ही क्या है? बिल्कुल कुछ नहीं करना, सब समझ में आ गया। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और दशमलव कैसे लगाते हैं? देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, टोटल 6 सार्थक अंक हैं। इधर 1 2 3 4, इधर टोटल 4 सार्थक अंक हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव लगा है, इधर 1 2 3 3 अंक के बाद दशमलव लगा है। ठीक है, तो हम लोग जो सबसे कम वैल्यू होता है उसी के विपक्ष में दशमलव लगाते हैं। जैसे 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 अंक के बाद दशमलव लगा है कि नहीं? तो बिल्कुल लगा। इस तरह भी चेक कर सकते हैं। तो यह पहला नियम कहता है, जो कि बहुत आसान है, आप इसको क्लियर कर पाओगे। यहाँ पे कुछ एडिशन योग्य दिए हैं, जोड़ वही चीज़ें जो अभी हमने पढ़ा है। कह रहा है इन तीनों को जोड़ना था, इसको 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 हमने जोड़ा तो इतना आ गया। लेकिन इसका रियल वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसे 1 को छोड़ना पड़ेगा। 1 को छोड़ेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो कितना हो जाएगा? 491.36। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी तब यह वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे मैं 6 को छोड़ूंगा तो 6 5 से अधिक है, 6 5 से अधिक है तो ये 3 जो है 4 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह आंसर मालूम चल गया। इस तरह इन तीनों वैल्यू को जोड़ना था तो पहले हमने जोड़ा तो इतना आया। इसको छोड़ना था मुझे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो मैंने 1 को इग्नोर किया तो 33.285 आ गया। फिर मैं इस 5 को इग्नोर किया तो मैंने कहा था 5 आ जाए या 5 से अधिक आ जाए तो इसमें 1 जोड़ देते हैं, तो जो 8 है ये 9 में कन्वर्ट हो जाएगा। करना ही कुछ नहीं है, बस सिंपल है, सारी चीज़ें सिंपल है भाई, समझना बस है। इसी तरह घटाना में भी होता है। इसी तरह किस में घटाएंगे भी तो आ जाता है। जैसे आप देख पा रहे हैं सब्ट्रैक्शन 28.8640 में से हमको इतना घटाना है तो हम घटाएं तो इतना आ गया है। ठीक है, अब इसके एग्जैक्ट वैल्यू निकलना है तो 0 को तो पहले छोड़िए, 0 को छोड़ दीजिए। अब इस 4 आ गया, क्या गया? 4। तो 4 को हटाएंगे तो 5 से तो छोटा है ना, तो 5 से छोटा है तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, सिर्फ 4.63 इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ घटा है तो इतना वैल्यू आया है। हमको छोड़ना किसको है? 5 को। तो मैंने बताया था कि 5 को छोड़ेंगे आप 5 से अधिक रहेगा तो 1 जुड़ जाता है, तो ये 3 जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 4 में कन्वर्ट हो जाएगा। बात खत्म। छोटे छोटे नियम है जो कि आसान है, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे। चलिए नियम नंबर दूसरा देखते हैं। लिखा है जैसे ये तो जोड़ घटाना का था ना, इसी तरह गुणा भाग में भी आता है। देखिए नियम दूसरा लिखा है कि गुणा और भाग की क्रियाओं में अंतिम परिणाम को उतने ही सार्थक अंकों द्वारा दर्शाया जाता है जितने सार्थक अंक कम परिशुद्ध पद में होते हैं। तो वही चीज़ें हैं, सिंपल हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी, अब इसको भी कैलकुलेट करके समझ पाओगे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो जाएगा ये सारी चीज़ें। तो चलिए देख लेते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जैसे यहाँ पे दिया एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 3.3125 एक संख्या ले लेता हूँ, इसमें मैं गुणा कर देता हूँ 2.31 का। यहाँ सार्थक अंक कितने हैं? 3 2 5 सार्थक अंक, यहाँ कितने हैं? 3 सार्थक अंक। इन दोनों में गुणा करेंगे तो इसका आंसर आएगा 7.651875। तो हमें इसकी एग्जैक्ट वैल्यू लेने के लिए टोटल हम लोग यहाँ तक ही लेंगे सिर्फ। ठीक है, कहाँ तक लेंगे? यहाँ तक, तो हो जाएगा 7.65। अगर इसमें अगर आप हटाते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो इस 5 को अगर हटा दें तो 7 पॉइंट क्या हो जाएगा? 6 जो है वो किस में चेंज हो जाएगा? 7 में चेंज हो जाएगा, क्योंकि 5 या 5 से अधिक होता है तो एक ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप गुणा में भी कर सकते हैं, भाग में भी आता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। जैसे 4 पॉइंट अगर मैं 3 2 2 4 बात करूँ, इसमें भाग दे दूँ मैं 4.35 का,
तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये आ जाएगा 0.994 आ जाएगा। इसमें कुछ परिवर्तन करना चाहेंगे 4 को छोड़ना पड़ेंगे तो आ जाएगा 0.99 नहीं आएगा, क्योंकि 5 से छोटा है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो भाग या गुणा में मेरे प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार के आपके सार्थक अंक चीज़ होते हैं, जो कि आप इसको आसानी तरीके से मेरे प्यारे विद्यार्थियों समझ गए होंगे। बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, समझ रहे हैं। तो इस प्रकार के आप लोगों को ये नॉर्मल पहले इस बेसिक था, सार्थक अंक का कुछ नियम दिया है, उस प्रकार उसको करना है। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थी, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो में मैंने इसका बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर किया कि सार्थक अंक क्या होते हैं, उसके रूल्स क्या होते हैं, उसको कैसे बदलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आई होप कि सारी डाटा आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या कर देंगे, सार्थक अंक के क्वेश्चंस कुछ आते हैं, बहुत अच्छे न्यूमेरिकल आते हैं, मतलब अब उसको करने वाले हैं, क्योंकि इसमें मैंने हम बेसिक डिस्कस कर दिया और उसमें सारी चीज़ें जो भी हैं उनके न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहीं तक वीडियो को रोकना चाहूँगा, क्योंकि इतना चीज़ कवर कर लीजिए इसका बेसिक, अगला वीडियो में इसका न्यूमेरिकल हो जाएगा, बात खत्म, टॉपिक एक क्लियर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बताइए वीडियो आपको कैसी लगी है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।